नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज की बिग बुलेटिन की चर्चा को। और इससे पहले कि हम विषय की ओर चलें, हम आपको आज के पैनल में शामिल जो गेस्ट हैं उनसे परिचित करा देते हैं। आज हमारे बीच में जो कल 69,000 नियुक्तियों पर, शिक्षकों की नियुक्तियों पर स्टे आया है, उन बेरोजगार शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए हम सबके बीच में मौजूद हैं ऋषि पाल सिंह जी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी। भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी भी आज हम सबके बीच में हैं। समाजवादी पार्टी से जिला महामंत्री मनदीप यादव और जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगवार आज हैं। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी। कल 69,000 के लिए काउंसलिंग शुरू की और काउंसलिंग चल ही रही थी, तभी खबर ये आई कि हाई कोर्ट ने पर स्टे कर दिया। पहली बार नहीं था। इतिहास में जाए तो 2016 से जो भी नियुक्तियां यही हाल है। अखबार में विज्ञापन छपने के दिन से और नियुक्ति पत्र पाने के दिन तक कोर्ट का खेल चलता है। विषय को विस्तार से एक्सप्लेन किया। हम ऋषि पाली से ही अनुरोध करेंगे कि वे बताएं कि किन परिस्थितियों में ये नियुक्तियां स्टे हुई हैं और क्या बीत रही है पिछले 4-5 सालों से युवाओं पर, जो हाथ करते हैं, जमा करते हैं और उसके बाद में खाली हाथ रह जाते हैं। कोर्ट का खेल चलता है और नौकरी हाथ नहीं आती युवाओं के। आखिर वही सवाल बार बार उठता है कि प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। इसी बात ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें जो सबसे बड़ी मुख्य जो कमी है, प्रश्न पत्र का सही न बनना। जब हम सही प्रश्न नहीं पूछेंगे, जब सही प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सही आंसर भी नहीं आएंगे। एक एक प्रश्न के दो दो आंसर हैं और ऐसे 4 प्रश्न हैं जिनके दो दो आंसर हैं। अब अभ्यर्थी एक ही आंसर देगा, ना कि 2 देंगे। 2 का ऑप्शन नहीं होता है। यही कारण रहा लखनऊ खंडपीठ ने इस भर्ती पे रोक लगा दी है कि आगे जो है इस 4 जो प्रश्न गलत हैं, ये यूजीसी को ट्रांसफर किए हैं कि वो एक कमेटी गठित करके इसके जो सही उत्तर हैं वो सही उत्तर दे और अपना पक्ष रखें। शिवपाल सिंह ने अभी उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिनमें कल उन पदों के लिए जिनके लिए काउंसलिंग शुरू हुई थी, उन पर कोर्ट का स्टे आ गया और एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लोग नौकरी से वंचित रह गए। आप अपने जनपद में भी 1,000 लोगों को नौकरियां मिलनी थी, जो 70,000 भर्ती हो रही थी उनमें। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बनती है और ये स्थिति 2016 से उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगार युवक है वो 2016 से इन परिस्थितियों को देख रहा है और नौकरी उसके हाथ लग नहीं रही है। कहीं ये दिख नहीं रहा है कि कहीं नौकरी वैकेंसी अखबार में प्रकाशित होती है और अखबार में वैकेंसी प्रकाशित होने के बाद खाली हाथ रह जाता है। आबकारी सिपाही, तकनीकी सहायक, सहायक अनुदेशक, गन्ना पर्यवेक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, खेल अनुदेशक, उर्दू अनुवादक, तमाम सी वैकेंसियां ऐसी हैं जिनका अरबों रुपया सरकार के खजाने में जमा है और अभी उन पर स्टे है। वो पद अभी तक भरे नहीं आ रही। शुभम तिवारी बताइए क्या स्थिति है, क्या सरकार ऐसी नियमावली, पारदर्शी नियमावली क्यों नहीं बना पा रही है जिससे नियुक्तियां की जा सकें? हेलो शुभम तिवारी। हाँ जी, देखिए ये जो वर्तमान में जो भर्तियों को लेके एक बहुत बड़ा जो एक बाया जाल सा देखने को मिल रहा है, इसके लिए मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, यहां पर एक जो गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो मेरा पहला प्रश्न तो यह है, क्या सरकार के नुमाइंदों को यह नहीं मालूम है
क्या ऐसा, मतलब ये घटनाएं पहले भी ऐसी होती रही हैं, तो ये जरूरी है कि आप पुरानी गलतियों को लेके जो है उन गलतियों का अनुसरण करके उन्हें सही ना कर पाए? ये एक बड़ा प्रश्न है। आज अगर न्यायालय ने आपको जिस गलती के लिए इंगित किया है, क्या आपका जो विभाग जो परीक्षाओं के जो है प्रश्न पत्र तय करता है, उनके आंसर मिलाता है, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है? कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है इस परिदृश्य को देखते हुए कि जिस तरीके से आज कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों को चलाने के लिए शराब का सहारा लिया गया है, उसी तरीके से इन भर्तियों का भी सरकार सहारा ले रही है, क्योंकि अरबों रुपया इन भर्तियों के द्वारा आ जाता है और सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि इन भर्तियों का जो है निर्णय आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो ऐसा एक विकल्प अपना के काम कर रहे हैं कि कल को न्यायालय में जो है अभ्यर्थी जाएंगे, चैलेंज करेंगे, भर्तियां रुक जाएंगी। तो ये एक अजीब सा मापदंड देखने को मिल रहा है और सरकार के लोग कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। अब हो सकता है इस गलती को लेकर भी वो पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर कोई आक्षेप लगा दें, यही होना है। लेकिन ये जो आज भर्तियां जो लगातार निरस्त हो रही हैं, उस सरकार में हो रही हैं जो सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करती है। मेरा तो प्रश्न ये है, क्या इन लोगों को अब तक ये नहीं मालूम, या इन लोगों ने अब तक एक भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कि जिसके द्वारा इन प्रश्न पत्रों की जांच हो पाए? इन लोगों ने अब तक किसी भी प्रकार से जितने भी जो प्रश्न पत्र सेट होते हैं उनको लेकर कई तरीके के जो है मतलब सिस्टमेटिक निर्णय क्यों नहीं लिए कि वहां पर चैलेंज ना हो पाए? एक शिक्षक प्रश्न बनाता है, उसे क्या ये नहीं मालूम होगा कि इसके कितने उत्तर होने चाहिए? उस व्यवस्था के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये एक माया जाल है, एक व्यवस्था पहले से करके रखी गई है कि नियुक्तियां निकालो, भर्तियां निकालो, उसके विद्यार्थी पैसा सरकार उन लोगों इन अरबों रुपए का हिसाब अगर हम मांगे कह रहे हैं, उन लोगों के श्वेत पत्र का कोई प्रावधान बनाने का काम है, उन लोगों के जुम्मे केवल नियमावली बनाने का काम है। तो ऐसे लोग जिनकी नियमावली कोर्ट में गिर जाती है, जिनके प्रश्न पत्र कोर्ट में फंस जाते हैं, बीच में आवाज बोल, उन्हें 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 क्या सजा दी जा अभी तक सरकार ने उनके लिए सरकार ने अभी तक क्या सजा तय की, या इस तरह के लोगों से काम क्यों नहीं लिया जा रहा? जिनका काम केवल परीक्षा कराना है, जिनका काम केवल प्रश्न पत्र तय करना है, उनसे मनरेगा काम तो लिया नहीं जा रहा। तो अगर वो उनका प्रश्न पत्र कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, उनकी नियमावली से कहीं ना कहीं समस्या पैदा होती है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। मनदीप यादव जी बताइए कि कब तक ये खेल चलेगा और कब तक गलत नीतियों का खामियाजा बेरोजगार युवक उत्तर प्रदेश का झेलेगा? वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली जो प्रदेश में है, इसकी मंशा ही नहीं है। इनकी मंशा साफ स्पष्ट होती है कि ये युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती, दे ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने विगत स्टेटमेंट इनका उठा के देख लीजिए, इन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, योग्यता की कमी है। 4 साल इनके कार्यकाल को पूरा होने को जा रहा है, ये 69,000 योग्य लोग उनके चयन नहीं कर पाए, उनकी संख्या नहीं मिला पाए, योग्य लोग इनको नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर इनकी मंशा से साफ जाहिर है कि इनकी मंशा ही साफ नहीं है, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। साथ बात यह है कि जो इस तरह की कमेटी बनती है, इन्होंने केवल जब से सरकार का गठन हुआ है, केवल दूसरे के कामों को अपना काम गिनाना इसकी एक फितरत रही है और उसी अपेक्ष में ये काम करते चले आ रहे हैं। कहीं भी चाहे भर्तियों को ले लीजिए, चाहे रोजगार को ले लीजिए, किसान को इन्होंने पूरी तरह से मायूस किया, छात्रों को इन्होंने मायूस किया, बेरोजगारों को इन्होंने मायूस किया। देश की जनता पूरी तरह से इन सबको देख रही है। और ये बेरोजगार की बात है, चलते चलते पूरा देखने को मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। और नैतिकता के आधार पे उत्तर प्रदेश के मुखिया को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आखिर क्या कारण है? आपने केवल दूसरे के कामों पे क्वेश्चन लगाने का काम किया था। आप जब विपक्ष में थे, केवल आपने क्वेश्चन उठाने का काम किया था। आज आप सत्ता में हैं, आज आप सरकार में हैं, क्यों नहीं आप व्यवस्था दे पा रहे हैं?
आप जो विगत सरकारें रही हैं, विगत सरकार समाजवादी पार्टी की रही है, उसकी विरासत तक आप नहीं संभाल पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, बताइए जो कि पूरी तरह से विफल। अनिल जी आप भी बताइए, फिर सतपाल जी से जवाब लें। जी सर, जी। ये सरकार नहीं चाहती है कि किसी को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक प्रश्न पत्र नहीं बना और उसमें 4 क्वेश्चन फिर भी गलत हैं। आज वो स्थिति थी, आप सोचिए कि काउंसलिंग में लड़का कितने अरमानों से गया और उसे हाई कोर्ट से जब स्टे हुआ तो वो वहां रोने लगा। ये किसके ऊपर जाएगा? भाई सरकार में जो बैठे लोग हैं वही तो ये जो है सब कार्य कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की बातें होंगी तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। सरकार फेल है और सरकार नहीं चाहती किसी को कोई रोजगार मिले। समाजवादी पार्टी सरकार रही थी तो सारे काम जो है, शिक्षकों को जितनी ज्यादा नौकरियां उन्होंने दी, कोई सरकार आज तक नहीं दे पाई है। और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने किया था। प्रचार करने का ये माध्यम नहीं है, समाजवादी पार्टी का प्रचार मत करिए। जो मुख्य मुद्दा है, जो कल स्टे आया है और स्टे के बाद में बेरोजगार छात्र जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, 2016 से विभिन्न परीक्षाओं पर स्टे है, उन पर हम लोग छात्रों का दर्द बांटने का काम इस चर्चा में करें। हम प्रचार करने के लिए हाजिर हुए। सतपाल जी बताइए, ये तो लोग प्रचार का मंच बना लिए हैं कहीं ना कहीं। दीप जी कह रहे थे, शुभम जी कह रहे थे, अनिल जी कह रहे थे, अरे भाई तुम्हारे सबके पाप हैं, उन्हीं को भाजपा भुगत रही है। 2016 में परीक्षा किसने कराई? प्रश्न पत्र किसकी सरकार में तैयार हुआ? अरे भले आदमी, आप लोगों की सरकार में प्रश्न पत्र तैयार हुआ था, गलत प्रश्न पत्र था, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इस सरकार ने हाई कोर्ट में उस मुकदमा जीता, तब तक उसमें से दूसरा पेच निकल आया। ये तो काउंसलिंग कराने जा रहे थे। तो इसलिए झूठ भी बोलो, आरोप भी लगाओ, तो कम से कम कुछ न कुछ ज्ञान अपना रखो कि कब परीक्षा हुई, कब क्या हुआ। बीजेपी सरकार ने अभी पुलिस की भर्ती कराई थी, और 2019 में, अरे 2016 की बात है यार, 2016 में परीक्षा हुई थी, 2016 में हुई थी। और 2016 की परीक्षा के बाद जो हाई कोर्ट में पहले से केस चलता, हाई कोर्ट से निपटा है अभी, तब इन्होंने काउंसलिंग कराई, प्रश्न पत्र तब तैयार हुआ था। आज अब जो जैसे पुलिस की भर्ती हमने उसमें हमने उसमें पुलिस की जो भर्ती कराई, सीधे लोगों घर में पहुंचा, पहली बार पैसा नहीं लगा, नहीं पुलिस की भर्ती में रुपया लगता था आप सबकी सरकार में। आपकी जो लोग जिनके जो पात्र उसमें से पास हुए, उनके घर पे चिट्ठी गई, तब उनको पता लगा कि अरे हमें तो नौकरी मिल गई है। अब इसलिए भाई ऐसा जरा सा ध्यान रखो। और आज इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कहा है, अखबार में पढ़ो बयान, कि अब जो इसको हाई कोर्ट में फिर हम उसको करेंगे। हाई कोर्ट में अपील की तैयारी हो गई है और डबल बेंच ने इसका फैसला किया था, दूसरी बेंच में उन्होंने अपील किया है। और इसीलिए ये जो उसमें से चूक हुई है, उसके जिसके लिए उन्होंने कहा है, उसके लिए सरकार समिति बनाएगी, करेगी अपना। लेकिन ये प्रश्न पत्र और ये जो चीजें तैयार हुई थी, ये भैया 2016 में तैयार हुई थी। 2016 की जो परीक्षा थी उसी को पूर्ण कराने की बात आई है, उसी का हाई कोर्ट में केस हो गया था। हाई कोर्ट में पहले आप, अरे जेल भेजने की बात करते हैं, ये हाई कोर्ट में इन लोगों के ऊपर नहीं करी, आखिर जनता अरे भाई करेंगे, बहुत सारे पाप किए तो छोड़ दो आप। ये जो हाई कोर्ट में केस था, पहले समझ लिया करो, रही है इस पे बैठकर देश को गुमराह कर रही है लगातार। अभी शंकर जी ने क्या कहा, परीक्षा 2016 में हुई। श्रीमान जी, ये 2016 में हमारी सरकार थी कि सपा की थी? सामान्य वर्ग की परीक्षा किस तरह के आरक्षण के परिस्थितियों में शामिल हो गए, समझ गए। और 150 आपके यहाँ, आपकी सरकार में तो शुभम जी, कांग्रेस में तो लूट होती थी, परीक्षा भी नहीं होती थी, पैसा लेके सीधे भर्ती होती, और इनकी सरकार में भी था। और तुमने बोलना सीखिए, जो सरकार में आपकी सरकार ने नहीं किया, फिर आपकी सरकार में शिक्षा मित्रों को लाठी याद करिए, आपकी सरकार ये परीक्षा तो आपने हमेशा
को ले जाने की बात करें, सरकार चलाने इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ जो हुआ ये समाज वर्ग के चार्ट में शामिल किया, सामान्य वर्ग के आरक्षण के आधार 2016 में परीक्षा पिछली कुछ भी खाता नहीं हो। नहीं सर, 9 जनवरी 2019 को विज्ञापन हुआ, पेपर जब हम कह रहे चलो केस था और हाई कोर्ट ने इसको फैसला, हाई कोर्ट से बीजेपी सरकार में पक्ष में फैसला हुआ, उसके बाद इन्होंने काउंसलिंग शुरू कराई। समझ गए आप? ये हाई कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार में हुआ है, स्टे उनकी सरकार में हुआ था जब आपने परीक्षा कराई थी। मंदिर जी, दो चीजें और कामयाब नहीं हो, चीजें मत करो, कुछ भी कामयाब नहीं हो। हमने शुरुआत से बात, क्या ऐसी नियमावली नहीं बन सकती? सरकार ऐसी नियमावली नहीं बना सकती जो जिससे पारदर्शी ढंग से इसलिए आप उसको सिस्टम क्या ऐसे 5 लोग उत्तर प्रदेश में नियुक्त नहीं किए जा सकते जो प्रश्न पत्र बनाने में जिनका प्रश्न पत्र कहीं कोर्ट में फंसे ना, जो पिछली स्थितियां हैं। हम यहाँ जवाब कीर्तन करने से हमारा समय व्यर्थ होगा। हम मैं उसी बिंदु पे बता रहा हूँ, अगर विगत सरकार, जैसा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ये आरोप लगा रही है कि 2016 में क्या हुआ था, आप गवर्नमेंट में आए, आपको एक अपनी 5 सदस्यीय 11 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए और जिससे कि ये पारदर्शिता बनी रहती। ये स्थिति अगर बनाई होती, आप सुन लीजिए अध्यक्ष जी, अगर ये स्थिति बनाई होती, नहीं सुन लीजिए आप, अगर स्थिति बनी होती, कमेटी आपकी चयन समिति प्रॉपर बनी होती, तो अभी जो आज रिजल्ट आया, कल जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें आप समझ लीजिए, इसमें धांधली आपने की है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है वो साफ जाहिर हो रही है कि जो है सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी है। मुकदमा जो था, उस मुकदमे का फैसला हमने करवाया है और डबल, पहले सिंगल बेंच में थे, हार गई सरकार, डबल बेंच से सरकार ने इसको, आप सरकार मेरी बात डबल, मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ सतपाल जी, ये बात तो आप केवल चर्चा की है कि नियमावली क्यों ऐसी बना पाते हैं? 70,000 नौजवान है जो लड़कियों को कर दे। आपकी मंशा समझी जा रही है और आपकी मंशा इससे स्पष्ट हो रही है। वर्तमान में जो मंशा की मंशा स्पष्ट हो, जो हमारे हैं, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए कि जिनके आप नहीं होंगे उनका आ जाएगा, हो जाएगा। आप हमको ये जवाब दीजिए, सरकार ये जवाब दे, फैसला की अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कैसे दिया, इसके प्रूफ है, अभ्यर्थी कैसे दिया गया, इसके प्रूफ है। सरकार की मंशा साफ जाहिर है, वो किसी को रोजगार देना नहीं चाहती और देने में सक्षम भी नहीं रही है। जी, सरकार हाई कोर्ट में लड़ रही है, आपके पास आपने जो तो 4 क्वेश्चन ठीक हो गए होते। अंदीप जी सुनिए, ये सारी चर्चा केवल जवाबी कीर्तन के लिए नहीं है। हम कुछ ऐसी सार्थक चर्चा करें जो शिक्षित बेरोजगार है, जिसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वैकेंसी पर स्टे है, उसे कहीं ना कहीं कुछ उसके घाव पर मरहम लग सके। हम इस बात की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आरोप अगर हम एक दूसरे पर लगाएंगे, सफाई देंगे, तो पूरा समय चर्चा का जो हमारा 20-25 मिनट का है उसी में लग जाएगा। सवाल इस बात का पैदा होता कि जिसका प्रश्न पत्र कोर्ट में गिरा, जिसका प्रश्न पत्र कोर्ट में फंसा, उसे सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? उसे क्या सजा दी जा रही है? जिसकी नियमावली कोर्ट में जाकर फंस रही है, उसे कोई सजा क्यों नहीं दी जा रही है? और क्या सजा दी जानी चाहिए? और क्यों इस तरीके की स्थितियां नहीं पैदा की जा रही हैं कि भविष्य में कोई नियमावली कोर्ट ना फंसे, भविष्य में कोई प्रश्न पत्र कोर्ट में ना फंसे, जो मूल्यांक है, प्राप्तांक है, आरक्षण है, इनको लेकर के जो मुद्दे कोर्ट में फंसते हैं वो ना फंसे। इसको लेकर के कोई पारदर्शी नियमावली क्यों नहीं बनाई जा रही है? आरोप प्रत्यारोप और इसमें केवल 2 बिंदुओं पे बात करना चाहेंगे महोदय, इसमें केवल 2 बिंदुओं पे बात करना चाहेंगे। पहला बिंदु यह है कि करीब 69 और 70,000 जो वैकेंसी है, जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसको बड़ी उम्मीद थी कि अब हमको रोजगार मिल जाएगा, और वो किन्हीं
इसी तरह की परिस्थितियों चलते, इसी तरह की समस्याओं चलते उसको रोजगार नहीं मिल पाया। सरकार को गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए कि उनको रोजगार मिल सके। साथ ही ये बिल्कुल सही बात है कि उनके दर्द को उत्तर प्रदेश सरकार समझे ताकि उनको रोजगार मिले। और रही बात ये जो नियमावली है, जिसने चयन कमेटी बनी, जो भी मूल्यांकन बना, जो भी मूल्यांकन, जहाँ पे जो दोषी है उसको सरकार उसके जी जिसका प्रश्न पत्र कोर्ट में फंसा है उस प्रश्न पत्र बनाने वाले को क्या सजा तय की जानी चाहिए? अगर आप सजा देने की स्थिति में हो तो ऐसे शिक्षक को, ऐसे प्रश्न पत्र बनाने वाले को क्या सजा तय करें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिसने ये प्रश्न पत्र बनाया है आंसर भी उसी से लेना चाहिए। अगर वो उसका सही आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अवश्य सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अब उसमें एक दिक्कत आएगी। जो लोग पास हो गए हैं, जो काउंसलिंग के लिए तैयार हो गए, अगर उनके ये क्वेश्चन गलत हो गया तो वो 4 अंक पीछे भी चले जाएंगे। तो जो व्यवस्था है, आंसर शीट भी क्वेश्चन पेपर बनने उसके साथ आंसर शीट भी उसके साथ उसकी आनी चाहिए और उसका परीक्षण होना चाहिए। ये थोड़ी कमियां हैं। अगर ये कमियां दूर हो जाएं तो ये बेरोजगार जो है इतना परेशान नहीं हो। बिना आंसर शीट के नहीं जचता है प्रश्न पत्र। आंसर आया है, आंसर शीट है, लेकिन एक सवाल के 2 जवाब है। शुभम तिवारी जी, ये जांच होनी चाहिए सर, शुभम तिवारी जांच होनी चाहिए पहले ही। शुभम तिवारी, जो प्रश्न पत्र जिस परीक्षक का प्रश्न पत्र कोर्ट में चैलेंज हुआ है, फंसा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और अगर आप सजा देने की स्थिति में हो, आपके पास जिम्मेदारी हो कि उसे सजा तय कर सके, तो ऐसे परीक्षक को आप क्या सजा तय देंगे? बिल्कुल, उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्व सरकारों पर आरोप लगा रही, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने जांच बैठा ली? उन्होंने किसी प्रकार की अब तक ये जांच बैठा ली? जिन मुद्दों सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी के तौर पर इन अभ्यर्थियों से लिया गया धन देखिए, आज की स्थिति में आपको लोकसभा इतनी बड़ी घृणित घटना हो गई, इस्तीफा दे देंगे। आप राजनीति पर टिप्पणी ना बेहतर हो, क्योंकि उनकी सोच व्यवस्था भारतीय जनता उनके पार्टी से कई गुना ऊपर है। आप जो देश भोगता है वो भारतीय जनता बेकार गिनौनी नीति, वो इतना हाथी इस प्रकार से उसका हुआ। आप उनसे इस्तीफा कब तक मांगेंगे? अपनी गलतियों के लिए कब तक? क्या ये संभव नहीं है कि एक पारदर्शी नियमावली बन जाए जिससे नियुक्तियों में इस तरह की स्थिति ना पैदा हो? क्या ऐसे परीक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते जिनके प्रश्न पत्र कोर्ट में न फंसे और फिर ऐसी स्थिति ना आए कि परीक्षा फॉर्म भरने के बाद में, फीस जमा करने के बाद में छात्र खाली हाथ लौटे, खाली हाथ सड़क पर घूमे? बताइए। देखिए, ऐसा है, शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब से शपथ ली है तब से लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल के अंदर लगभग 3 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, 33 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार। उपलब्ध करा। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनने का जरा रखिएगा। आप लोग सुनते नहीं है ना, इसलिए आपको आप सुन के तो आज आप जिन नौकरी की बात सरकार की बातें नहीं सुनी जाएंगी। आप इसका डाटा पेश करो। बिल्कुल 3 लाख भाई, आवाज बंद हो गई आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज हेलो, हाँ बोलो। आवाज गड़बड़ हो गई। हेलो, आवाज चली गई। देखिए, ऐसा है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते, ये समाजवादी हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, की आदत नहीं है।
ये लोग केवल वही काम करना चाहते हैं जो उनको केवल सिर्फ दिखा, अपनी केवल जो है अपने नेताओं का जो है आगे पीछे घूमना, केवल उनका जो है चरित्र और रोग करना, ये इनका केवल काम रह गया। समाजवादी पार्टी के लोगों को कुछ तुम हो जाती। हजरत पाली समापन करिए और ये बताइए कि जो मुख्य रूप से जो बिंदु दो उठे हैं, एक नियमावली को लेकर के, एक परीक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, सरकार क्या कर रही है इन मुद्दों पर? आप कुछ सुझाव देंगे सरकार को ताकि हमारी जो चर्चा हुई है वो सार्थक सिद्ध हो, हम भी गर्व से कह सकें कि हमारी खबर का असर हुआ है, हम कुछ चर्चा का निष्कर्ष निकाल सकें, तो निचोड़ निकाल सकें। सतपाल जी, आपका सवाल नहीं समझ में आया। आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली जो चीजें हैं, जो हमारी सरकार में जो भर्तियां अपने हिसाब से जो जैसे पुलिस वाले में हमने व्यवस्था बनाई थी, अपना हुआ है, ऐसे ही जो अब होंगी जो दूसरी व्यवस्थाएं थी, ये ठीक है। सरकार इसकी आवाज आ रही, हमारी आवाज आ रही, आ रही, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना जी, बोलिए। आ रही, आई आप जी बोलिए, बोलिए, आ रही, आ रही, आ रही। जो जो दूसरी सरकारों के समय में जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें से आज तो हम उनकी जांच ही करा सकते हैं, केवल कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें। हमारी सरकार में जो भर्तियां हुई हैं उनमें से ऐसी कुछ नहीं। अभी इनकी सरकार की एक दरोगा लोगों की भर्ती है जो जिसको 3 साल 4 साल हो गए हैं, जिनको मुकदमा चलते हुए हाई कोर्ट में। तो इसलिए जो इनकी सरकार में जो दूसरे सरकारों में हुई है उसके बारे में हम समिति, हम सरकार में थे ही नहीं तो बनाते कहां से। हाँ, आज हमारी सरकार में जो हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो हम भर्ती कर रहे हैं, उनकी नियमावली में कोई कमी रही हो, उनमें जैसे अभी हमने सिपाही भर्ती किया है, उसमें से कहीं से आया हो, कहीं कोई चीजें इसमें से की हो, इसमें भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने विलंब नहीं किया, तत्काल इसमें तुरंत काउंसलिंग के लिए कर दिया कि भाई जो परीक्षार्थी पास हुए हैं, इनके समय में परीक्षा हुई थी, तुरंत तो उसमें से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़े और उसके बाद हाई कोर्ट में दूसरे लोग एक, उसमें तो पता चला कि किसी ने एक प्रश्न का 2 जवाब दे दिए। अब उसमें किसी अध्यापक ने कोई चीज पकड़ी होगी, वो फिर चला गया। समय अधिक हो रहा है, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आज की चर्चा में आप लोगों ने बहुत सकारात्मक विचार रखे, सक्रिय सहभागिता की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर के, नए विचारों को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।